आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2025 का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में ओडिशा राज्य भी अव्वल रहा, जहां से 4 लोगों को इस सम्मान के लिए चुना गया। इन्हीं 4 लोगों में से एक हैं अद्वैत चरण गणनायक। पद्मश्री पाने वाले चरण गणनायक भुवनेश्वर स्थित KIT में कार्यरत हैं। इन्होंने मूर्ति कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। सर, आप क्या बताना चाहेंगे ये जो आर्ट हुआ है इस बारे में? देखिए, बहुत सुंदर एक कैंपस में बता रहा हूँ बार बार, एक कैंपस है, आर्ट गैलरी है मेरा, आप जो देख रहे हैं। और मतलब ये काफ़ी दिन का, मैं 10 साल करीब मैंने काम किया उसका जी जी। और हर चीज़ को आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये महिमा गादी जो बता रहा हूँ ना, महिमा गादी से शुरू किया था। और ये शिवलिंग जो कि कपिलास है जी तो दोनों को मर्ज करके मैंने काम किया। और रिवर जैसा जो बार बार बताता हूँ, रिवर जैसा कंटिन्यू जो प्रोसेस में हम काम करते हैं और एक टारगेट होता है कहाँ पहुँचने के लिए। और ये बहुत आनंद, मतलब इतना बड़े स्कल्पचर उड़ीसा में तो चांस नहीं है, पूरा इंडिया में बहुत मुश्किल होता है इतना बड़ा स्कल्पचर करना। और एक कैंपस और जो अच्युत सामंत जी सारी जगह दिए हैं उसको करने के लिए। और क्या बताऊँ, आप मेहनत करो, काम करो और उसका आसपास आओ और जो भाव को इतना तरीका से उसको तैयार करो कि पूरा दुनिया उसका आनंद ले। आज जो हम आनंद ले रहे हैं, आप यंग जनरेशन आगे आइए, डिटर्मिन होइए, काम करिए और देश को आगे लीजिए और परम वैभव तक पहुंचिए और देश को विश्व गुरु बनाना प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वही हमारी इच्छा। और वहीं आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी गौरव की बात है। आचार्य किशोर IPS अधिकारी रहने के बावजूद VRS लिया और भगवान श्री राम और बजरंगबली की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इसके अलावा कई सारे अस्पतालों का संचालन किशोर कुणाल किया करते थे, जिसमें गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता था। आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र शायन कुणाल से हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। आचार्य किशोर कुणाल, वो नाम, जैसे ही वो नाम ज़हन में आता है, भगवान श्री राम की छवि उभरती है, हनुमान जी की छवि उभरती है और एक ऐसे व्यक्ति आपके ज़हन में आते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दिया है। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए हुए कार्य आज भी हमारे बीच हैं और वो हमेशा रहेंगे। और देखिए कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है आचार्य किशोर कुणाल जी को। ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है। लिहाजा इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य जी के सुपुत्र शायन कुणाल जी हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? सबसे पहले भारत सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने कम समय में, जैसे 29 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हुआ और आप लोग जानते हैं कि 15 सितंबर को अंतिम दिन होता है नामांकन का पद्म पुरस्कार का, लेकिन 29 दिसंबर और आज 26 दिसंबर, इतने कम समय के अंतराल में उन्होंने पद्म पुरस्कार के लिए नाम भी भेजा और नाम को स्वीकृत कर उन्हें अवार्ड भी दिया जाने की घोषणा हुई। इसके लिए भारत सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद। एक पुत्र के नाते आपको कितनी खुशी हो रही है? और जाहिर सी बात है कि आचार्य जी हमारे बीच रहते तो ये खुशी कुछ और होती, क्योंकि अचानक वो चले गए जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। बहुत खुशी हो रही है कि उनके काम को रिकॉग्निशन मिल रहा है। ऐसे तो हम जानते हैं कि वो इन पुरस्कारों से ऊपर थे, उनका व्यक्तित्व कुछ और था, वो पुरस्कार के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। बिहार के लोग उन्हें आज भी और हमको लगता है आने वाले 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद भी हमेशा याद रखेंगे जो कार्य उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, संगत पंगत के माध्यम से सामाजिक समरसता के लिए किया, अपने किताबों के माध्यम से अयोध्या मंदिर के लिए जो केस में जो उन्होंने काम किया। तो यह सब कार्य किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, लेकिन हाँ, जब रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है, एक पुत्र के नाते प्राउड फील होता है। आचार्य जी रहते तो कितनी खुशी होती? क्या कुछ आप क्या कल्पना करते हैं? जाहिर सी बात है कि आप उनके पुत्र हैं, आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। अगर आचार्य जी रहते तो अभी क्या माहौल होता? तब तो दुगनी खुशी होती कि वह स्वयं
मतलब वो रहते तो उनको भी अपने जो उन्होंने कार्य किए उसका रिकग्निशन होता तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता कि वो स्वयं भी मौजूद रहते, हम लोग को भी अच्छा लगता कि वो उनके कार्य को रिकग्नाइज किया गया। अब वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा मानना है किसी न किसी स्वरूप में वो हम लोग के बीच में ही है। वो एक एनर्जी होता है, वो एनर्जी हम लोग के साथ रहे हमेशा और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहे, बस यही है हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने कि आचार्य जी भले ही हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं है, लेकिन जो उनके किए हुए कार्य हैं, जो उनका ऑरा है, जो उनकी ऊर्जा है, वो हमेशा रहेगी और जो काम उन्होंने कर दिया है वो जन्म जन्मांतर तक याद रखे जाएंगे। अब आपके नाम में ही कुणाल जी हैं, शायन कुणाल। अब आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि जो काम उन्होंने कर दिया है, जिस विपरीत परिस्थिति में भी, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से सारी चीजें हो गई, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, राम की रसोई हो, या जो भी कार्य वो कर रहे थे, महावीर कैंसर संस्थान से लेकर एक से एक वो काम कर रहे थे, अनगिनत काम। अब पुत्र होने के नाते उस लीगेसी को आगे बढ़ाना, उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना, ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? मेरा मानना है कि सब लोग का सहयोग मिलेगा तो सब कार्य होते रहेंगे। विराट रामायण मंदिर बनाना उनका सपना था, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो केसरिया बिहार में बनने वाला है। उसका काम अब ग्राउंड पर दिखने लगा है और हम लोग अगर मेहनत करें और सही दिशा में अपने एनर्जी को लगाएं तो मेरा मानना है कि 2-3 वर्ष में वह पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के आदिवासी हस्तशिल्प 65 वर्षीय पंडीराम मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले मंडावी कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने भी उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया है। उनके कई शिष्य भी काष्ठ शिल्प के क्षेत्र में अच्छा काम करते हुए स्वरोजगार का माध्यम बना चुके हैं। नक्सलवाद से प्रभावित नारायणपुर जिले को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है और इस पहचान के लिए कहीं न कहीं यहाँ के जो निवास करने वाले आदिवासी समाज और मुरिया समाज का एक विशेष योगदान रहा है, जिसमें ऐसे-ऐसे कलाकार दिए हैं समाज को, जिसने कहीं न कहीं देश-विदेश तक के अपना नाम रोशन किया है। इस बार जो नारायणपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, वो है पद्मश्री की और उसे दिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है पंडीराम जी का। पंडीराम जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। पंडित दादा, जानना चाहेंगे इतने दिन आपने जो एक कहा जा सकता है तपस्या की, उस तपस्या का आज फल मिलने जा रहा है आपको, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है बाबू। इतना दिन काम करने के बाद ये जो अभी पद्मश्री अवार्ड मिला, अभी घोषणा हुआ है आज, तो बहुत मेरे को खुश लग रहा है। इससे पहले बात करें कि आपके द्वारा जो कलाकृति बनाई जाती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या-क्या कलाकृतियाँ आप बनाते हैं? मैं तो लकड़ी का कंघी शुरुआत किया था बाबू। लकड़ी का कंघी, लकड़ी का चुनौती, लकड़ी का पिलर, लकड़ी मूर्ति, और लकड़ी का सारंगी। हम लोग एक बजाने का एक वो लकड़ी का उसको कोटोरका बोलते हैं, वो ऐसा बनाता था। और एक चरहे बोलते हैं हम लोग, वो भी बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और बांसुरी, बांस का ये मुंह से बजाने वाला, एक आवाज से बजने वाला, ये बांसुरी में बनाता था। आज आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले और क्या-क्या सम्मान से सम्मानित किया गया है? कैसा उस समय का क्या माहौल रहा है और आज उस माहौल में क्या बदलाव आया? बदलाव तो बाबू यही आया है। उस समय अभी मेरे को 2019 में राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला और ये 2013 में ललित कला अकादमी ऑल इंडिया की तरफ से केरल में एक कोची में एक अवार्ड मिला। और इस साल 6 नवंबर को इसी साल दाऊ मंद्रा जी पुरस्कार मिला। और ये आज के साथ चौथा पुरस्कार होगा। अभी जिस प्रकार से जो पिताजी को पद्मश्री मिलने की बात सामने आ रही है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव आएगा इस जीवन में और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है अभी वर्तमान? बदलाव तो कुछ आएगा नहीं सर, और इस कला को हम और कैसे जीवित कर रखें और कैसे आगे ले जाएं, इसमें और सोचेंगे और लोग और ज्वाइन कर लेंगे इसमें। और लोग अगर इंटरेस्ट है तो वो
सीखने आएँगे, सिखाएँगे, यही सोच रहे हैं सर। ये हमारे साथ मौजूद थे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पंडी राम जी और उनके पुत्र जिनसे हमने बातें की और जाना कि उनकी जो रहन-सहन कैसे तो करीब 139 जो हस्तियां हैं, 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे और उन सभी हस्तियों से बारी बारी से हम आपको मिलवा रहे हैं। इसमें कई ऐसे कलाकार हैं, किसी ने समाज के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे किसी ने शिल्प कला में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कोई राजनीतिक जगत में पब्लिक अफेयर्स में बड़ी भूमिका निभाई है। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वालों की लिस्ट में एक नाम राजस्थान की जानी मानी मांड गायिका बतूल बेगम का भी है। बतूल बेगम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बतूल बेगम को भजनों की बेगम के नाम से भी जाना जाता है। वो मिरासी समुदाय की गायिका है। मांड गायकी के लिए बतूल बेगम की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। बतूल बेगम मुस्लिम होकर भी श्री राम और भगवान गणेश के भजन गाती हैं। मांड गायिका बतूल बेगम इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। बतूल जी, जिस तरीके से एक बड़ा सम्मान आपको दिया गया है, इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं हम लोग। आपको भी बहुत बहुत, और आप लोग सब के वजह से मुझे ये पुरस्कार मिला है। और आपको सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बतूल जी, जानना चाहेंगे, एक बड़े सम्मान के लिए आपको नाम किया गया है, बाकायदा पद्मश्री आपको देने का ऐलान है, वो यहाँ पर किया गया है। किस तरह से खुशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बड़े मौके पर? अब खुशी तो देखो, इतनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, जो मुझे बहुत खुशी है। और फिर मैं तो ये जानती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, तो आज मुझे ये पद्मश्री मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवार्ड का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से मांड गायिका है वो काफ़ी कम लोग जानते हैं। किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी? एक भजन गायिका के तौर पर भी बतूल बेगम को जाना जाता है। हाँ, मैं भजन ही गाती, और ये मांड है, मैं 7-8 साल की थी जब से मुझे शौक था, तो मैं हर तरीके की मांड जानती हूँ, गा लेती थी। भजन भी गाती हूँ, फोक गाना भी गाती हूँ। लेकिन मेरे बहुत रुचि गाना बजाना में, चाहे मैं देखो भूखी बैठ जाऊँ घर में, चाहे 2 घंटा गुआ और चाहे 4 घंटा, लेकिन मुझे वो बहुत शौक था गाना बजाना का। शुरुआत किस तरह से हुई थी, जानना चाहेंगे? आपने बताया कि 8 साल से आप लगातार इस फील्ड के अंदर हैं। किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि मांड गायिका बनना चाहिए, भजन गायिका आपको बनना चाहिए? मांड का तो देखो अलग ही रंग था और भजन का अलग रंग है, तो भजन की जगह भजन ही गाना पड़ता है और मांड की जगह मांड ही गाना पड़ता है। और मांड का तो अलग ही है, रंग अलग है, सारा पूरी मतलब कलाकारी जितनी भी होती है तो इस मांड में ही होती है। तो मैं समझ हुई, मेरे अंदर समझ हुई, मैं जो समझी, तो मैंने कहा मांड तो बहुत अच्छी है। तो जो दुनिया पर पहली पर गाती थी पुरानी औरतें आप और पुराना ये बड़े बड़े कलाकार, तो मैं सुनती थी, तो मेरे बहुत मन में ऐसे बैठ के मांड तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये तो अपन को सीखना ही चाहिए। भजन तो गाती, लेकिन ये मांड भी गाओ, तो ये मांड भी मैं गाती थी। मोदी सरकार की तरफ से ये अवार्ड आपको दिया जा रहा है, पद्मश्री, एक बड़ा अवार्ड है, पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगी? किस तरह से आपकी खुशी है वो जानना चाहेंगे। देखो, खुशी है, मोदी सरकार हमको ये दे रहे पुरस्कार, बहुत बड़ी बात है, और उनको धन्यवाद देती हूँ। वहीं जो बतूल बेगम के शोहर है फिरोज खान जी, वो हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मुझे बस जानना चाहेंगे किस तरह से खुशी है एक बड़ा अवार्ड के लिए नामांकित होने के बाद में? देखो, इससे बड़ी क्या खुशी होगी भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की। और मैं एक बात बताऊं कि ये हमारे समाज में, हिंदुस्तान में पहली महिला है जो इस प्रकार का ये पुरस्कार मिला है। और इन्होंने अपने बचपन से लेकर के जो इस प्रकार का इनमें शौक था, इच्छा थी, जागृत थी, उसको शादी के बाद भी इन्होंने मुझे पूछा कि मेरी इच्छा है क्या नाम गाने बजाने की, मुझे शौक है। अभी इन्होंने कहा भी, तो मैंने सोचा किसी इंसान की अगर योग्यता है, उसकी इच्छा है, उसको मारने की कोई किसी को हक नहीं है। इसलिए हमने इनको कहा कि अपने मर्जी से, मैं क्या, मेरे बच्चे, परिवार, मेरे बेटे, मेरी बहुएं और सभी ने, हालांकि बहुत बड़ा इसमें कभी कंट्रोवर्सियाँ भी हुई, लेकिन हमने इन्होंने एक ही बात कही कि मैं समाज को कुछ देना चाहती हूँ और समाज के लिए मैं कर रही हूँ, मेरा व्यक्तिगत इसमें कुछ नहीं है, लेकिन
मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे परिवार ने या मेरे पति ने इसको जिस प्रकार के ये आगे बढ़ाया है, इसलिए सभी समाज के लोगों को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे बढ़ाए। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए तो गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज में पहला कोई महिला को इस प्रकार का पुरस्कार मिल रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं साथियों, जिस तरीके से आज एक बड़ा पद्मश्री देने का ऐलान जो है बतूल बेगम को किया गया है, जिसके बाद एक बड़ा मैसेज यहां से दिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। घोषणा हुई है। भारत सरकार ने साल 2025 के लिए घोषित पद्मश्री अवार्ड की सूची में खरगोन जिले के गोगावा के जगदीश जोशीला को साहित्य के क्षेत्र में और महेश्वर शैली होलकर को महिला बुनकरों के उत्थान के लिए शामिल किया है। निमाड़ी को भाषा का दर्जा देने के लिए संघर्ष करने वाले जगदीश जोशीला के घर खुशी का माहौल है। बधाइयां देने वालों की भीड़ लगी है। साहित्य और निमाड़ी के लिए पहली बार खरगोन और निमाड़ अंचल से पद्मश्री अवार्ड मिलने से खासकर साहित्य से जुड़े लोगों में खुशी है। निमाड़ी गद्य के जनक निमाड़ी साहित्यकार जगदीश जोशीला जी को पद्मश्री मिलने की घोषणा के बाद में पूरे जिले में, खरगोन जिले में पूरे जो है हर्षोल्लास की लहर है और जो परिवार है उसमें भी हर्ष का माहौल है। सभी लोग बधाइयों का देने के लिए तांता लग रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद है निमाड़ी साहित्य के जनक जगदीश जोशीला जी, इनसे जानते हैं। निमाड़ी साहित्य में आपका बहुत योगदान रहा है, कई उपन्यास भी आपने लिखे हैं। जी जी जी, मेरे निमाड़ी में 2 उपन्यास आए हैं और निमाड़ी लोक भाषा में एकमात्र न मुझसे पहले किसी ने उपन्यास लिखे हैं, न मेरे बाद में अभी तक कोई किसी ने प्रयास शुरू किया है। 2 उपन्यास आए हैं और उपन्यासों सहित गद्य की, लघु कथाओं की, लोक कथाओं की, नाटक, खंड काव्य, कविताएं, रुबाइयाँ, ये विभिन्न प्रकार का साहित्य मिलकर 28 पुस्तकें मेरी निमाड़ी की प्रकाशित हैं अभी तक। एक छोटे से मजदूर परिवार में आपका जन्म हुआ और आज इस मुकाम पर हैं, कैसा लगता है? ईश्वर की कृपा कहना चाहिए। और मैं विशेषकर ऐसा महसूस करता हूँ कि माँ निमाड़ी जिस माटी में मैंने जन्म लिया है उसके प्रति अपना ऋण समझकर जो मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, यह उसका प्रतिफल है और यह संपूर्ण निमाड़ वासियों का पद्मश्री पुरस्कार है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आचार्य शंकराचार्य पर भी आपने उपन्यास लिखे हैं। जी, आचार्य शंकराचार्य पर यह उपन्यास है वेदांत धर्म संस्थापक आदि शंकराचार्य। लेकिन इन पर लिखने के पीछे भी हमारा एक उद्देश्य रहा है। आदि शंकराचार्य मूलतः केरल के थे, लेकिन 6वीं-7वीं शताब्दी में वे केरल से होते हुए हमारे मंडलेश्वर आए थे और मंडलेश्वर में उन्होंने दीक्षा लेकर यहाँ पर साधना करके उपलब्धि हासिल की थी। इसलिए हम उन्हें अपने निमाड़ का आदि गुरु मानते हैं, इसलिए उन पर केंद्रित होकर मैंने। ये थे जगदीश जोशीला जी, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और इनका साफ तौर से कहना है कि जो निमाड़ी भाषा है उसे राज्य भाषा बनाया जाए। प्रवीण पाल, इंडिया न्यूज़, खरगोन।